नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। पहला नंबर सवाल जो कह रहा है वो है हमारा, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है। अब आपको बताना है कि आगरा स्थित यानी कि आगरा में जो ताजमहल है उसको मुख्यतः किस गैस से खतरा हो सकता है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या होगा इसका सही जवाब बच्चा पार्टी। तो वो हमारा जो हो जाता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, अच्छे से याद करते चलो और इस 50 ऑब्जेक्टिव को हर हाल में याद कर लो। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा हमारे सामने प्रश्न है, बता दो अत्यधिक समय तक बार बार विकिरणों के प्रभाव से क्या होता है। बता दो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अत्यधिक समय तक बार बार विकिरणों के प्रभाव से जो होता है वो क्या होता है। त्वचा कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, रक्त कैंसर, या फिर फ्लोरोसिस होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी। तो वो हमारा हो जाता है त्वचा कैंसर, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी अच्छे से याद कर लो और इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड परीक्षा को बड़े ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए सारे प्रश्नों को याद कर लेना। ओके, चलिए अब तीसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा हमारे सामने, बता दो इनमें कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। वायु प्रदूषक पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा है आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा है जो प्राकृतिक वायु प्रदूषक होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ये सारे के सारे क्या होते हैं, ज्वालामुखी से निकली गैसें होता है, परागकण होता है, धूलकण होता है, ये सारे के सारे क्या है तो प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। इसीलिए करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी को लगाओ। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 4th नंबर सवाल का रहा है, बता दो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, बता दो पृथ्वी सम्मेलन जो है वो किस वर्ष हुआ था, ये बताना है आपको। पहले तो मैं बता दूं, ये सम्मेलन जो हुआ था ये ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था। इसे हम लोग रियो डी सिमिट के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 1992 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1992 में ये हुआ था। ओके, याद रखिएगा सभी बच्चे, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 5th नंबर सवाल को देखिए, ये रहा हमारे सामने, बता दो स्वस्थानीय संरक्षण की कौन सा उदाहरण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बता दो एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन इज, कौन सा होगा बता दो। सभी बच्चे लगाना है कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या होता है। तो मैं बता दूं, जैव विविधता का संरक्षण जो है मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक हमारा होता है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। लेकिन हमसे पूछा गया स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण, इसलिए जंतु उद्यान होता है, वानस्पतिक उद्यान होता है और जीव सफारी पार्क, ये सारे के सारे क्या है तो स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जितने भी सारे उद्यान होते हैं ये सारे के सारे स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर सवाल कर रहा है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है। बताना है आपको हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां अवस्थित है। तो ये अवस्थित है झारखंड में। कहां है बच्चों, झारखंड में है। लेकिन ये असम में जो हम लोग पढ़े हैं तो ये इसमें है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस अभ्यारण्य। ये कहां है, यहाँ याद रखिएगा, ये असम में है। याद रखोगे आप लोग। ये गुजरात में क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है बच्चों, गिर यानी कि ग से गिर होता है और ग से गुजरात होता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। जितना भी मैं ये बोल रहा हूं बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। असम में पूछेगा, असम से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। एक हमारा काजीरंगा होता है और दूसरा मानस अभ्यारण्य होता है। ये दोनों क्या कहां है तो बच्चों असम में है। इसको याद रखिएगा आप लोग। ये गुजरात में क्या है, अभी हमने बताया कि गुजरात में जो है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, और ये उत्तराखंड की बात हो तो उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड में शायद काजीरंगा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बड़े बच्चा पार्टी। अगला प्रश्न हमारे सामने 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल जो कह रहा है, जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। जैव विविधता का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था यह किया गया था नार्से तथा मैकमेनस के द्वारा, जो कि कब किया गया था ये पूछा गया। तो ये किया गया था 1980 ईस्वी में। कब किया था बच्चों, 1980 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 8 नंबर सवाल कह रहा है,
किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं? किसी भी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ आप लोग। इसे हम लोग बोलते हैं उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? प्रोड्यूसर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लगाओ, आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये रहा हमारे सामने प्रश्न, बता दो। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये क्या होता है? सदैव सीधा उल्टा होता है, सदैव सीधा होता है, या फिर उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? लगा दो 9 का करेक्ट आंसर। तो वो हमारा क्या होता है? सदैव सीधा होता है। क्या होता है बच्चों? सदैव सीधा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? कि प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर क्या होता है? ऊर्जा की मात्रा घटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल कह रहा है, 10 नंबर सवाल है हमारे सामने, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर जो है ये क्या है? घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर जो है ये क्या होता है? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्या होता है बच्चों? प्राइमरी कंज्यूमर होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल हमारे सामने ये रहा। 11 नंबर सवाल कह रहा है 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम किनके द्वारा दिया गया? बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है। 2 नंबर या फिर 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लेना। 10% का ऊर्जा प्रवाह का जो नियम जो है ये दिया गया था लिंडेमैन के द्वारा, जो कि कब दिया गया था? 1942 में दिया गया था। ये भी आप लोग याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल का रहा है, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लगाओ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल कर रहा है, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? बहुरूपता को जो दर्शाता है वो इनमें से कौन सा है? तो वो हमारा होता है मधुमक्खी। देखते नहीं हो, मधुमक्खी जो है एक ही छाता में तीनों होता है। एक हमारा होता है सेवक मधुमक्खी, दूसरा नर मधुमक्खी और तीसरा वो मादा मधुमक्खी। ये तीनों होता है एक ही छत्ता में। ओके, और सबसे शहद का जो निर्माण करती है वो होता है हमारा कार्यकर्ता मधुमक्खी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है किस पर? किसी भी आबादी का जो स्वरूप निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है? बताओगे क्या आप लोग? 14 का करेक्ट आंसर ये निर्भर करता है वितरण पर, घनत्व पर, जातीय रचना पर, इनमें से सभी। क्या होगा बच्चों? इनमें से सभी रचना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लगाओ आप लोग। चलिए 15 नंबर सवाल है बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है कि जितने भी बच्चे क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हमारे साथ तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बिल्कुल फ्री क्लास दिया जाता है बच्चा पार्टी। देखो 15 नंबर सवाल कर, इनमें कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? बताओ इनमें कौन रसायन है जो आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? बताओ क्या वो टाइलिन है, एंजाइम है, फेरोमोन है, या इनमें से कोई नहीं? लगा दो 15 का करेक्ट आंसर। तो वो हमारा फेरोमोन होता है। क्या होता है बच्चों? फेरोमोन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताएंगे आप लोग। 16 नंबर सवाल कर रहा है, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? गोल्डन राइस में बता दो सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सभी बच्चे को पता होगा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा चुका है बच्चों। क्या होगा? विटामिन ए हो जाएगा। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों? ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसलिए इसको याद रखिएगा। विटामिन ए की मात्रा उसमें होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 17 नंबर सवाल है। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी, अच्छे से देख लो क्लास को। 17 नंबर सवाल कर रहा है, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीरक प्रतिरोधी बनाया गया? बता दो आप लोग, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीरक प्रतिरोधी बनाया गया? आप लोग बताओ, क्या वो कपास है, टमाटर है, मक्का है, इनमें से सभी? क्या होगा? ये सारे के सारे है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 18 नंबर सवाल है, जो कि पूछा जा रहा है हमारे सामने है कि संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? संकरण की पहचान यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की जो पहचान है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो होती है ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। 18 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी लगाओ, 18 का सही आंसर है। चलिए 19 नंबर सवाल जो कह रहा है वो हमारे सामने कुछ ऐसा प्रश्न बता दो, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय होता है? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम है जो उच्च तापक्रम पर भी क्या होता है? सक्रिय होता है। बता दो आप लोग क्या होगा? जो उच्च तापक्रम पर एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, वो हमारा जो होता है वो हो जाता है टेक पॉलीमेरेज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए
20 नंबर सवाल कह रहा है एगारोज निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है। एगारोज जो प्राप्त किया जाता है वो समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। कहां से बच्चों? समुद्री घास से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 का, लगा लो। चलिए 21 नंबर सवाल कह रहा है, 21 नंबर सवाल कह रहा है इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? नहीं है वो इकोराई होता है, बाम हाई भी होता है और हिंद ट्रिपल आई भी होता है, लेकिन ये पैक्टिनेज नहीं होता बच्चों। ऑप्शन नंबर डी लगाओ, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी लगाओ सभी बच्चे, सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने 22 नंबर सवाल कर रहा है डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? लगा दो। डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग हो जाता है इथिडियम ब्रोमाइड का, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 23 नंबर सवाल का है जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति का योगदान कौन सा होता है? बता दो आप लोग फटाफट से। जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है? बताओ आप लोग 23 का करेक्ट आंसर। तो वो योगदान है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का, सूक्ष्म जीव विज्ञान का और आणविक जीव विज्ञान का, इनमें से सभी का है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए 24 नंबर सवाल कह रहा है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है किससे किया जाता है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो उत्पन्न किया जाता है वो किससे किया जाता है बच्चों? लगा दो 24 का करेक्ट आंसर। तो ये उत्पन्न किया जाता है कवक से। किससे होता है बच्चा पार्टी? कवक से होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल जो है वो हमारे सामने है, बताओ आप लोग। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? वो हम लोग कह देते हैं उसको माइकोराइजा। क्या बोलते हैं बच्चों? माइकोराइजा बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल ये रहा हमारे सामने पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी जो है वो किससे आती है? बताओ आप लोग। पनीर में विशेष प्रकार की जो सुगंधी होती है वो किससे होती है? बताओ आप लोग। ये जो होता है वो होता है जीवाणु से। किसे? बैक्टीरिया से होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल कह रहा है 27 नंबर सवाल कह रहा है इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है? गाय की प्रजाति जर्सी भी है, करन स्विस भी है, करन फ्राइस भी है, लेकिन ये सुरती नहीं है। सुरती किसकी प्रजाति है बच्चों? सुरती किसकी है? तो ये भैंस की प्रजाति है, तो ये नहीं होगा, इसीलिए इसको याद रखिएगा। ये सुरती किसकी? तो भैंस की प्रजाति है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 28 नंबर सवाल कर रहा है कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना क्या कहलाता है? कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना जो कहलाता है वो वीर्य संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सेमेन स्टोरेज कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 29 नंबर सवाल है। देखो सेक्रम बारबेरी मूल्यतः उगाया जाता है किसमें? कहां पे ये पाया जाता है? बताओ आप लोग। ये सेक्रम बारबेरी जो है ये मूल्यतः कहां पे उगाया जाता है? दक्षिण भारत में, उत्तरी भारत में, मॉरिशस में या फिर नागालैंड में? कहां पे? तो ये उत्तरी भारत में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है 30 नंबर सवाल का रहा है मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना आए और पहले हमने बताया सुरती, ये सुरती आए, मेहसाना आए, ये दोनों किसकी प्रजाति है? ये भैंस की प्रजाति है। किसकी है बच्चा पार्टी? भैंस की प्रजाति है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहसाना भी भैंस की ही प्रजाति है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 31 नंबर सवाल, बता दो एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं? एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को हम लोग क्या बोलते हैं? वो कहते हैं अंतः प्रजनन। क्या बोलते हैं बच्चों? अंतः प्रजनन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 32 नंबर सवाल का आ रहा है। 32 नंबर सवाल जो है वो हमारे सामने है कि टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दो आप लोग। टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल का आ रहा है कि प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक कौन है? प्राकृतिक चुनाव का जो प्रवर्तक है वो कौन सा है? बताओगे क्या आप लोग? 33 का राइट आंसर। प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक का नाम है डार्विन। क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी लगा लो, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल का केवल अफ्रीका में ही पाया जाता है। कौन सा है बच्चा पार्टी? लगाओ ना, निम्नलिखित में कौन सा है जो केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं? जिराफ है, जेब्रा है, गोरिल्ला है, या इनमें से सभी? तो ये सारे के सारे अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगा लो। चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न। एकिडना क्या है? एकिडना बताओ आप लोग क्या है बच्चों? फटाफट से लगा दो चैट सेक्शन में। एकिडना जो है वो क्या है बताओ आप लोग? तो वो हमारा है एक प्रकार का योजक करी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जिसको हम
हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 36 नंबर सवाल कह रहा है। 36 नंबर सवाल कह रहा है पक्षियों एवं कीटों का पंख है, कैसा पंख है बताओ आप लोग। देखो पक्षियों का काम भी है कि उड़ना है हमें, और कीटों का भी काम है कि उड़ना है। जिस भी कीट को पक्षी है पंख है, उसका काम ही है कि हमें उड़ना है, तो हम कह सकते हैं इसको असमजात अंग कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब मैं बता दूं असमजात अंग उसे कहते हैं जिनकी संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है, लेकिन उसका कार्य क्या होता है, उसका समान होता है। जैसे कार्य हमारा है उड़ना है, तो वही हो जाएगा असमजात अंग। राइट आंसर भी हो जाएगा। देखो बच्चा पार्टी अगर 2 नंबर में आपसे पूछे कि असमजात अंग क्या है, इसको लिखिए, तो सिर्फ इतना लिख देना है असमजात अंग वैसे अंग है जिनकी संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है, लेकिन कार्य क्या होता है, समान होता है। बस इतना लिख देना, आपका 2 नंबर कोई काट नहीं सकता है। चलिए 37 नंबर सवाल कह रहा है। 37 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है। ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, बताओ आप लोग। ग्रिफिथ साहब ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ये क्या है, कन्वर्जन के द्वारा यानी कि रूपांतरण के द्वारा किया था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर सवाल कह रहा है कि जेड डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं। एक होता है हमारा कि कौन सा होता है, एक हमारा जो होता है वो हमारा होता है बी डीएनए। क्या होता है बच्चा पार्टी, बी डीएनए होता है। और जेड डीएनए ये क्या होता है, यहाँ पे जेड डीएनए होगा, यहाँ पे क्या होगा, जेड डीएनए होता है। अगर आपसे पूछे कि जेड डीएनए के पूर्ण घुमाव में बेस पेयर्स कितने होते हैं, तो आपको लगा देना है 12 होता है। लेकिन अगर बी डीएनए के लिए पूछे बी डीएनए के पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं, तब आप 10 लगाओगे। देखो जेड डीएनए अगर यहाँ जेड डीएनए यहाँ बी होगा बच्चा पार्टी, ये किसके लिए है, तो बी के लिए, यही हमारा क्या होगा, ये 10 वाला यहाँ हो जाएगा। अगर बी डीएनए में पूछे पूर्ण घुमाव में बेस पेयर्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, और जेड डीएनए में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ऑप्शन बी को लगाओ, अगर बी डीएनए होता तो हम 10 लगाते। अगला प्रश्न हमारे सामने है 39 नंबर सवाल कह रहा है, देखो प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है। प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में जो आवश्यकता होती है वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो इनमें से कौन सा, तो वो हमारा एटीपी ऊर्जा है, क्योंकि एटीपी को ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल जो कह रहा है कि वो कह रहा है बी डीएनए के एक प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी क्या होती है, बताओ आप लोग। वहां तो बेस पेयर्स पूछा गया जिसमें कि हम लोग बी डीएनए में 10 लगाए थे और जेड डीएनए में 12 लगाए थे। यहाँ लेकिन उल्टा है कि बी डीएनए के प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी कितनी होती है, और जो कि एंगस्ट्रम में कुछ ऑप्शंस में दिए गए आपके, तो बताओ क्या होगा। ये हमारा हो जाता है 34 एंगस्ट्रम। क्या होता है बच्चों, 34 एंगस्ट्रम होता है। लेकिन अगर यहाँ जेड डीएनए के अगर घुमाव की कुल दूरी पूछता, तब आप लगाते क्या जानते हो, 45 एंगस्ट्रम। क्या होगा बच्चा पार्टी, 45। इसको याद रख लो भाई, हर हाल में याद रख लो। अगर बी डीएनए में प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी पूछे तो 34 एंगस्ट्रम, अगर जेड डीएनए में प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी पूछे तो 45 एंगस्ट्रम लगा के आना, गलत नहीं करना। चलिए 41 नंबर सवाल कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया संपन्न होती है वो पैक्टिन की अवस्था में। कब बच्चों, पैक्टिन की अवस्था में। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद कर लो। चलिए 42 नंबर सवाल है। 42 नंबर सवाल कह रहा है, जो कि ये रहा आपके सामने, बता दो। 42 नंबर सवाल कह रहा है कि जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप का अनुपात जो है 1:2:1 हो, तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं। देखो अच्छे से प्रश्न को पढ़ो। जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप का अनुपात जो है 1:2:1 हो, तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ आप लोग। तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 43 नंबर सवाल का रहा, भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। भारत में परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम आरंभ हुआ था वो हुआ था 1951 में। कब हुआ था बच्चों, 1951 में। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल का रहा, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के जो उपाय हैं वो है हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, ये सारे के सारे विधियां हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद कर लो। चलिए 45 नंबर सवाल जो है वो हमारे सामने है। कुछ ऐसा प्रकार है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। देखो हमारा नर युग्मक भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और मादा युग्मक भी क्या होता है, हैप्लॉइड मिलता है। लेकिन जब दोनों का संयोजन होता है, दोनों मिलता है, तो n+n बराबर क्या हो जाता है, हमारा मिलके बनता है 2n, जिसका कि निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जायगोट बोलते हैं। इसी से पूछा गया। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा ये जायगोट क्या होता है, ये डिप्लॉइड यानी कि 2n होता
है, याद रखोगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 46 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा है कोई एक जो पुरुष में ही पाया जाता है? वो देखो गर्भाशय तो पुरुष का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भग भी नहीं है और ये लोबिया मेजोरा भी नहीं है, ये कॉपर ग्रंथि है जो कि एक पुरुष से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 47 नंबर सवाल कह रहा है परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? परिभ्रूणपोष जो है ये किसका बचा हुआ भाग है, ये पूछा गया है। ये बचा हुआ भाग है न्यूक्लियस यानी कि बीजांडकाय का। क्या होगा बच्चों? बीजांडकाय का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 का क्या लगा रहे हो आप? ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 48 नंबर सवाल कह रहा है 48 नंबर सवाल कर रहा है कि एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वो कैसा होता है बताओ आप लोग? तो ये उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है बच्चों? उल्टा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए 49 नंबर सवाल जो कह रहा है वो है हमारे सामने कुछ ऐसा प्रकार किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? वो हमारा मोनेरा है और प्रोटिस्टा दोनों है। करेक्ट आंसर ए और बी दोनों, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल कुछ ऐसा है, बता दो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो ये विधि जो ये क्या कहलाती है? अगर इसमें सिंगल पेरेंट भाग ले रहा तो ये हमारा अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इसमें नर और मादा दोनों भाग लेता तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो अब एक बार बता दो कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और एक बार बता दो कि क्या आप लोग ये कॉपी में जो नोट्स बनाए हो 2 नंबर 5 नंबर वाला कैसी तैयारी चल रही है वो एक बार चैट करके बताना, तो हम 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप लोग याद कर रहे हो तो अच्छी बात है बच्चा पार्टी। जितना ऑब्जेक्टिव को पढ़ना जरूरी है उससे कई अधिक गुना होता है कि हमें सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। सब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हाफ हाफ करके दोनों होता है। ओके चलिए तो सब्जेक्टिव को अच्छे से तैयारी करिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे इस दूसरे क्लास में हम करवा देंगे। तो आप लोग जुड़ने के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।